आई वो डिस्कसिंग कि प्रोहिबिशन के बाद भी प्रॉब्लम क्यों होता है। तो पहला दो बता ही दिए। स्टेट का अपना रिसोर्सेज हो गया, सेकंड हो गया कि फर्स्ट हो गया स्टेट रिसोर्सेज, सेकंड हो गया कि आप जब बैन करते हो तो रेगुलेटेड चीज पे बैन करते हो, अनरेगुलेटेड अभी भी चलता है। और तीसरा हो गया कि जो पैसा जाना चाहिए था स्टेट के पास वो जाता है सिर्फ लोकल माफिया पॉलिटिशियन, फिर उसके बाद लोकल बाहुबली से लेकर पुलिस, बाकी सब। तो करप्शन का चांसेस बढ़ जाता है, माफिया कल्चर बढ़ जाता है। तो ये एक कारण। और फिर आज भी ट्रेजेडी होता ही है घूम फिर करके। सोशल इशू है जो बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इशू होता है, फिर लोकल प्रॉब्लम भी होता है, गैम्बलिंग का इशू हो गया, ह्यूमन ट्रैफिक, सब कनेक्टेड है लेकर से। तो बैन करना भी सोल्यूशन नहीं है, प्रोहिबिशन करने सोल्यूशन भी नहीं है, ना ही कि खुला अनरेगुलेटेड को यूज करना वो भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है मानसी लेकर का, लास्ट में अगर बोलना है तो? लास्ट में वी कैन से कि हमने कवर करी है गुजरात की स्टडी। सो रेगुलेटेड और लाइसेंस्ड यूज अवेलेबल होना चाहिए लिकर का। दोनों एक्सट्रीम नहीं हो सकते कि कंप्लीटली बैन कर रहे हो आप, कंप्लीटली अलाउ कर रहे हो फ्री अवेलेबिलिटी, मतलब इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लिकर। सो गुजरात में वी सी की गिफ्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने फिर अलाउ किया है सो दैट दे आर एबल टू अट्रैक्ट मोर एफडीआई, बट एट द सेम टाइम कुछ लिकर शॉप्स ऐसी रहेंगी जिनको लाइसेंस तरीके से दे कैन प्रोवाइड। एंड टूरिस्ट के लिए भी, फॉर अगेन टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। सो वो इतना रेगुलेशन होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए, देन वी कैन से कि एक बैलेंस तरीके से थिंग्स कैन फंक्शन। सोल्यूशन ये है कि आप टैक्स बढ़ा दो, जितना ज़्यादा महंगा होते रहेगा उतना कम से कम मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वो थोड़ा कम यूसेज करोगे, मतलब कम करेंगे धीरे धीरे कर। टैक्स हो गया पहला। दूसरा चीज है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे धीरे धीरे धीरे, लगातार लगातार लगातार, तब हो सकता है। और तीसरा चीज को कि आपको एक कोटा सिस्टम कर दो इसमें भी, कितने ही सप्लाई इतने डिमांड हो सकता है, ऐसे लाइसेंस राज इसको बोलते हैं, लाइसेंस राज इसमें हो जाना चाहिए रेगुलेशन जैसे में। तो इस केस में हाँ, मतलब हमें ये भी थोड़ा सा देखने को मिलता है ना कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स भी जो है कुछ स्टेट्स में, लाइक दिल्ली के केस में जो हाँ, घर एक्साइज तक ड्यूटी पहुंचाते स्कैम हैं। है। हाँ, वो भी है, बट एक एस्पेक्ट ये भी, कुछ स्टेट्स का मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू यहीं से लिकर ट्रेड से ही आता है। सो वो भी इतना रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मेजर्स इम्पोज करने की कोशिश नहीं करते। अगर हायर टैक्स, ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो वो फिर उनके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। हम्म। कोटा को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर यहाँ पे? कोटा मतलब इम्प्लीमेंट मतलब तो दिक्कत होगा, हाँ, सही बात है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बोला गया ना कि मुंबई में कि आप घर में पार्टी करो तो लाइसेंस लो जा करके, कितना आपको लेना है। या महीना का ऐसा कि एक आधार कार्ड पर सिर्फ दो मिल सकता है, ऐसा मतलब हो सकता है कि अपसर्ड ये पॉलिसी है। लेकिन कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा एज कम्पेयर टू कि पूरा ही बैन या फिर पूरा अनरेगुलेटेड, ये बता रहा मतलब इसे भी बट आधार मुझे कार्ड से भी है चला जा सकता है कि उस पे एक या दो बोतल वीक की इस तरह से कर हाँ मतलब वही बता रहे कि ये सुनने में थोड़ा अपसर्ड लगे लेकिन कर सकते हैं सब कुछ नहीं। कर सकते हैं, सही। तो इसमें आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, कैश ट्रांसफर हेल्प बंगाल और वीमेन क्वेश्चन टेक। लिकर बैन से रिलेटेड कि जैसे एज ऑफ 2021 3 लाख केसेस जो हैं वो लिकर बैन की वजह से पेंडिंग है अभी भी, जैसे कोर्ट्स में। तो जुडिशरी के ऊपर भी तो अनवांटेड क्या कहते हैं बर्डन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कोई भी स्टेट एकदम से कंप्लीट बैन डिक्लेयर कर देती है। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ वही बताया ना कि अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए और एक तरह से प्रोहिबिशन डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, तो वो दो एक्सट्रीम केस हो गया। तो मतलब कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल मैंने तीनों बता दिए कि ये तीन ही थी ऐसे जहाँ पकड़। तो आते हैं इसमें कि नेक्स्ट आर्टिकल में, कैश ट्रांसफर हेल्प बंगाल वुमेन टेक फाइनेंशियल डिसीजन मोर प्रूडेंटली मोर वाइजली, फॉर इट हेल्प्स टू टैकल द चैलेंजेस सच एज चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। ये प्राची ट्रस्ट स्टडी है, ये एनजीओ के वो स्टडी किए थे। एंड दे हैव सेड दैट 85% ऑफ women say that they decide on spending the money। और ये लक्ष्मीर भंडर, वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये लिख लो एक बार। They have increased the women beneficiary ability to make financial decision and position women। फाइनेंशियल डिसीजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से आपको जो पावर मिलता है, आपको जो एक रिस्पेक्ट मिलता है पोजिशन फैमिली के अंदर, वो बढ़ जाता है। फिर आप रिसोर्सेस का एलोकेशन सही अमाउंट में कर सकते हैं, उससे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है कम हो जाएगा।
और धीरे-धीरे आपके पास चॉइस, डिग्निटी ऑफ इश्यू, सिक्योरिटी सब में आपका एक एड्रेस हो जाता है। तो ये फ़ायदा है इसका। तो ये जॉइंट डिसीजन मेकिंग बाय द हस्बैंड 10.76%. 85% report that they decide how to spend money themselves. तो लक्ष्मी मंदिर से provides 1000 every month to women from the SC/ST household and 500 a month for other category, OBC and general caste. तो 1000 हम लोग के लिए कम लग सकता है, लेकिन वहां पे 1000 मतलब होता है कि अगर 15,000 रुपीज अगर मंथली कमा रहे हो 12,000, तो 1000 मतलब 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, आपका आमदनी, मंथली आमदनी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो गया। तो वही बात है कि लक्ष्मी बंदर एक बता दी विमेन के लिए, दूसरा कन्याश्री परिकल्पा, ये भी पढ़े थे आज से 2 साल पहले भी, बहुत फेमस स्कीम है वेस्ट बंगाल का। वो बात करते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनको भी मिलता है एक तरह से इन कैश इंसेंटिव मिलते हैं, ताकि वो आगे पढ़ सके और उनका जो खर्च है लोकल आने जाने का खर्च हो गया, फिर पढ़ने का खर्च वो कम हो सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, कुछ बोलना मनसी इसमें? नहीं, we can move forward, रोशन। नेक्स्ट आर्टिकल में टी बोर्ड, तो हर एक कॉटन बोर्ड, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, हर एक के लिए अलग बोर्ड होता है जो एमएसपी में नहीं है। तो एमएसपी से कैसे मिले, कैसे रेगुलेट होगा, कैसे उनका प्रोडक्शन होगा, कैसे उनका एक्सपोर्ट होगा, कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसके लिए बोर्ड होता है। तो कॉटन बोर्ड हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन बोर्ड है। टी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, जूट बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया। तो और भी एक तरह का बोर्ड होता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है मैक्सिमम। तो एक बार जब इन्वायरमेंट करेंगे तो इसको डिटेल में लेंगे, एग्रीकल्चर वाला पार्ट। तो FSSAI, तो ये बात की है कि टी बोर्ड हैव अगेंस्ट द यूज ऑफ द 20 बैंड इंसेक्टिसाइड स्पेसिफाइड। एफसीआई के अंदर में स्पेसिफाई किया गया था कि आप मत यूज करिए ये सब जगह पे, क्योंकि हार्मफुल हो जाता है फॉर बोथ फॉर द टी एंड ऑल्सो फॉर द स्मॉल टी ग्रोवर्स और बाकी ह्यूमन के लिए भी। तो आप मत करिए इसको। तो एफएसआई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एफएसआई इज अ बॉडी, एफएसएसआई एक्ट 2005 में आया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में काम करते हैं। इनका काम होता है कि इंडिया में जो फूड सेफ्टी, नाम से देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, सेफ्टी जो होगा इंडिया में, और उसके लिए अथॉरिटी है। कोई भी अगर तुम देखोगे जा करके मार्केट में लोगों कोई सामान, उसके पीछे में लिखा रहता है हर एक लेबलिंग एफएसआई कोड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एफएसआई इंडिया में। तो इसका ईट राइट्स कैंपेन, वो बात करते हैं कि ट्रांस फैट को कम करिए, अच्छा खाना खाइए, और फूड में लेबलिंग होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेबलिंग होना चाहिए। लेकिन वो डायरेक्शन, कुछ कुछ जगह में डायरेक्शन है, वो इन्फोर्समेंट करने का पावर थोड़ा कम है एफएसआई का। ये तो इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि अवेयरनेस के अमंग स्मॉल टी फार्मर। तो इंडिया में ये एक डेटा लिख सकते हैं कि जो टी प्लांटेशन में स्मॉल टी फार्मर है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 55% ऑफ टोटल नेशनल टी प्रोडक्शन। तो लार्ज प्लांटेशन का बात होता है तो अब स्मॉल टी फार्मर भी जो कंट्रीब्यूट करते हैं। पोखरण क्यों इंपॉर्टेंट है मानसी, पोखरण हमेशा न्यूज में क्यों आता है? पोखरण इज अ न्यूक्लियर टेस्ट साइट इन राजस्थान। सो पोखरण टेस्ट जो किया गया था 1998 में। हाँ, एक तो वो हो गया, दूसरा कि पोखरण ऐसा जगह पर है जहां पर बैरन लाइन टाइप है, वहां पर बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है, नहीं के बराबर है, मतलब होगा स्मॉल चींटी या फिर स्मॉल कुछ एनिमल्स होंगे, लेकिन नहीं के बराबर है, वेजिटेशन भी कम है, इसलिए इसको यूज किया गया टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यूक्लियर वेपन। एंड ऑल्सो वहाँ एक्सरसाइज भी होता है पोखरण में। तो इसलिए फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैव विजिटेड पोखरण एंड विटनेस अ फायर पावर एक्सरसाइज, आर्मी सेड। विवेक बिंद्रा कौन है मानसी? विवेक बिंद्रा नहीं पता मेरे को। ये मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ, ये वही पता होना चाहिए। ये यूट्यूब में हमारा था सुपरस्टार मोटिवेशनल स्पीकर कोर्स बेचते हैं 50,000 रुपये में। तो उनके पास MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, एक तरह से स्कीम होता है, फ्रॉडलेंट स्कीम है मल्टी लेवल मार्केटिंग।
ट्रुथ भी है उसके अंदर में कि अगर फॉर एग्जाम्पल एमवे हो गया बाकी सब में कि आप प्रोडक्ट बेचते हो उसके हिसाब से मार्केटिंग करते हो और कमीशन मिलता है तो वो सही है। लेकिन आप पैसा लेके आप जोड़ते हो लोग को, अब उसको बोलते हैं कि 5 जन को जोड़ो, तो ये गलत है, तैमेल है। तो वो उसका प्रमोट करते हैं विवेक बिंद्रा। तो अभी फंसे क्योंकि वो ही हैज बीन बुक्ड फॉर द असॉल्टिंग। तो कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ डू यू स्टॉप पीपल फ्रॉम हंटिंग बट एडवाइजिंग देम टू हंट। एक यूनिक एक इनिशिएटिव लिया गया बाय द स्टेट असेंबली इन अरुणाचल प्रदेश, वेयर बोला गया कि हाउ दे कैन वीन पीपल अवे फ्रॉम हंटिंग रेयर एनिमल एंड बर्ड्स गेटिंग रेयरर बाय डे। तो वो हंटिंग ट्रेडिशन है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में एक फेमस फेस्टिवल होता है मानसी, उसका नाम क्या है जिसमें हंटिंग होता है? नागालैंड में नहीं पता। कुछ करूँ ना? आई थिंक हॉर्नबिल होता है। हॉर्नबिल होता है। तो हॉर्नबिल एक पक्षी है जो उसका हॉर्न और बिल, मतलब बहुत बड़ा बिल रहता है उसका, और वो एक तरह से बर्ड भी है, स्टेट बर्ड भी है, तो उनको हंटिंग भी किया जाता है एक तरह। तो वही बात है। तो हंटिंग हर जगह किया जाता है, वहां पर भी है। तो कैसे इसको हंटिंग को कम किया जाए? तो बोले कि आप दे आर डिसाइडेड टू लॉन्च एन एयर गन सरेंडर प्रोग्राम लामडंग विलेज के समय में। तो ये एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कहाँ आपके लिए? इंटरनल सिक्योरिटी में जो बात होता है ना, एनवायरनमेंट में अगर बनाएंगे कुछ भी, उसमें बात होता है पोचिंग एक्टिविटी। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर में लिख सकते हैं कि एयर गन के द्वारा हंटिंग किया जाता है, उसको सरेंडर करने के लिए बात किया जा रहा है। और विथ बो एंड एरो द हंटर कैन किल एट मोस्ट 6 birds and animal in a year, but air gun can make him hunt 200 or more animal in a day। सोचो कितना डैमेज होता है एयर गन से। तो इसलिए ये एक तरह से किया गया कि आप हंटिंग को कम करो, यहाँ पर एयर गन लाओ। और सी बात है, देयर आर मेनी मोर एयर गन एंड अदर फायर आर्म स्टिल पोजिशन द पीपल ऑफ अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश। तो एंटी एयर गन मूवमेंट है वहां पर, फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा लिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल ट्राइबल लोकल बॉडीज के हिसाब से लिया जा रहा है। तो ये दिखाता है पीपल्स मूवमेंट से कारण कैसे एक तरह से आप कोई चीज ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल किन्नो क्या है? किन्नो साइट्रस मैंड्रिन फ्रूट है पंजाब में, किन्नो। पंजाब और हरियाणा स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में ही मिलता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो इसका लाइक जो वही आपने बोला कि विटामिन सी इसमें इम्पोर्टेंट है, सिट्रस फ्रूट है तो इट्स इम्पोर्टेंट। हम्म। और सबसे मस्त बात यह है कि विटामिन डी जो होता है बॉडी में, वो सिंथेसिस उसका तब नहीं होता है जब कैल्शियम नहीं मिले, और कैल्शियम सिंथेसिस तब नहीं होता जब विटामिन सी नहीं मिले। तो विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन तीनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं पूरा। इकोवॉस, इकोवॉस एक एसोसिएशन है इन द वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन। तो ये पूछ सकते हैं कभी मतलब प्रीलिम्स में डायरेक्टली, इकोवॉस। ईरान इसका थ्रेटेन टू, बोलो। इस कंपनी का फंक्शनिंग मतलब कौन से सेक्टर में? इकोवॉस होगा कि एक तरह से कम्युनिटी है इन द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। उनका काम ये है कि जो भी इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर में ना एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। वेस्ट अफ्रीकन, अधिकतर जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट रहे हैं दे आर अंडर द कॉलोनियल पावर फ्रांस, हिस्टोरिकल 17-18 सेंचुरी में, 17 सॉरी 18-19 सेंचुरी में, उस समय में। तो बाद में कल कलेक्टिव एक तरह से बात होता है इससे। ईरान थ्रेटन टू शट डाउन मेडिटेरेनियन सी इफ देयर इज नो लेट अप इन द गाजा अटैक। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है, बिटवीन विच कंट्री? करुणा, कंट्री का नाम बताना। आप बता दो। आई थिंक स्ट्रेट, इट इज बिटवीन हाँ
स्पेन स्पेन और लोअर साइड पे अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका कौन सी कंट्री है मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। आई थिंक मोरक्को हो सकता है। ट्रू। और वहां पर यूके है क्या? यूके का बॉर्डर है कि नहीं? यूके नॉर्दर्न नहीं, यूके बॉर्डर नहीं है। स्पेन आई के थिंक है नॉर्दर्न साइड में यूके का बॉर्डर। वहाँ यूके बॉर्डर भी है। मतलब कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में। हाँ, मतलब कि एक ओवरसी टेरिटरी है, जैसे ऐसे डिएगो गार्सिया है ना यूएस का, इंडियन ओशन में, हम्म। वैसे हाँ। यूके का भी वहां पर टेरिटरी है। यूके हर जगह बैठा के रखे ना अपना, अ, तो यूके का वहां पर भी। लेकिन बॉर्डर जो एग्जैक्टली बोलना है तो हमेशा मोरक्को और स्पेन के बीच में। ठीक है। सुखोई 34। तो सुखोई हम लोग बात करते हैं तो सुखोई कंपनी हो गया जिसका 27, 29, 30, 31 MKI, फिर 35, 34, ऐसे ऐसे सब निकलते हैं हर एक वर्जन। हम्म। पोलर बियर कहाँ मिलते हैं करुणा? अंटार्कटिक में का आर्टिक में? आर्कटिक में। हाँ ट्रू। अंटार्कटिक में क्यों नहीं मिलते? वो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। मतलब अंटार्कटिक में मिलने के लिए पहली बात है कि उसको जाना पड़ेगा कहीं ना कोई तो एंसेस्टर को जाना पड़ेगा ना अंटार्कटिक। मतलब कोई भी चीज स्पीसीज मिलता है तो वो जगह जाना पड़ता है, किसी ना किसी को तो इवोल्यूशन होता है ना वहां पर। तो कैसे जाओगे अंटार्कटिक में? तो इसलिए वहां पर जो भी मिलेगा ना, या तो रेप्टाइल होगा या तो बर्ड्स अंटार्कटिक में, या फिर कुछ मिलेगा। आर्टिक में मिल सकते हैं क्योंकि आर्टिक में रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, तो वहां से तो माइग्रेट हो सकता है हर एक चीज। तो अंटार्कटिक में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? पेंगुइन। और फिर तो पढ़ते हो सील, तो पढ़ते ही हो सील के बारे में, वॉलरस हो गया, वो सब तो आर्टिक अंटा कहीं से मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट। तो अंटार्कटिक, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, पूरा नाम लिखना जरूरी है अगले बार से जब भी लिखेंगे कैसे अंटार्कटिक में प्रभाव पड़ रहा है। तो देयर हैज बीन अ कोलैप्स, हाँ, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट कोलैप्स ड्यूरिंग द लास्ट इंटरग्लेशियल अराउंड, ये बता दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे सी लेवल राइज होते जा रहे हैं ओवरऑल। द टोटल अगर पूरा हो जाएगा तो इट हैव डिवास्टेटिंग ग्लोबल रैमिफिकेशन। और ग्लोबल सी लेवल राइज 3 to 5 मीटर बढ़ सकता है, 3 to 5 मीटर। मतलब अगर सोचोगे 3 से 5 मीटर, तो 5 into 3 मतलब 15 फीट, और अप्रोक्सीमेटली 15 फीट, तो आई थिंक घर का सीलिंग भी नहीं होगा उतना। हम्म। तो सोचो उतना बहुत ऊंचा बड़ा। तक अगर सी लेवल राइज होगा तो मुंबई खत्म, पूरी खत्म, आसपास जो भी जगह है वो सब खत्म हो सकता है। तो वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट वर्ड लिख लो डायरेक्टली, इसका सेविंग करना इंपॉर्टेंट है। ये ये लो एक बार मानसी, मैं फिर लेंगे कि प्रेडिक्टिंग एक्सट्रीम रेनफॉल प्रोबेबिलिटी से कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल सदर्न टाइप। यही है कि एक्सट्रीम रेनफॉल हाँ इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, जब हम बात करते हैं द राइज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर्स लाइक फ्लैश फ्लड्स। सो उस पर्सपेक्टिव से फोरकास्टिंग, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग की बात हो रही है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एक्सट्रीम रेनफॉल की। सो ये इम्पोर्टेंट है। एंड एक्सट्रीम रेनफॉल अभी हमें वीकेंड से अगर अब देखने को मिल रहा है रिसेंटली, तो तमिलनाडु में वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और जो विंटर मानसून हम बोलते हैं। सो हर साल ये होता है इन पर्टिकुलरली दिस स्टेट। तो आईआईटी चेन्नई। एम, आईआईटी मद्रास, पुणे predicted a high probability of occurrence of extreme rainfall event almost 3 days in advance, पहले से बता सकते हैं। लेकिन हम्म। बात है कि पहले से बता देगा, प्रोबेबिलिटी कैसे यूज होता है अगर बोलना ही है, कैसे काम करता है करुणा? अगर कंप्यूटर प्रिडिक्शन कैसे काम करता है इन जनरल, क्या क्या डेटा फीड करना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, कोई स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे हो कि यहाँ कोई भी
साइंटिस्ट नहीं है IITM में, लेकिन इन जनरल डेटा प्रिसिजन में आप बोल रहे हो? हाँ कैसे प्रिपेयर होता है कि वो कैसे इसको यूज करते हैं लेमेंस टर्म में दूसरों के लिए। वेदर वेदर वाली अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक उसको तो वो हो गया, फिर हाँ। दूसरा जैसे रैंडम डेटा होता है, जिसमें कि हम मतलब यही ट्राई करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स हमारे कवर हो जाएं, ताकि जब हम एनालिसिस करें तो सारे हमें एस्पेक्ट में पूरा क्या आएगा? पास्ट सारे के जो aspect पैटर्न्स मतलब होते हैं। सारे टोटल एस्पेक्ट में आउटकम्स मतलब दिखेंगे उसके और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, या फिर उसका साइज हो गया, क्वांटिटी हो गई। आई थिंक वही सब होता है। प्रेरणा। एंड अब ज्यादा बेसिकली नंबर ऑफ डेज का डेटा हम लेते हैं ताकि वेरिएबिलिटी आ पाए। प्रेरणा मतलब जो पहले से जो पैटर्न चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, कि अभी तक मतलब ठीक है। किस हिसाब से होता है। तो दोनों ये चीज हो गया कि अभी तक में जो भी हुआ है मानसी, अभी तक में पूरा 30-40 साल का हम्म। वो उठा लिए डेटा एग्जैक्टली। तो ऐसे आप तुम कैलेंडर देखती हो ना, अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर देखना है मोबाइल में एप्लीकेशन में दिखते रहता है ना कि आज के दिन बारिश हो हाँ, सकता है, कल हो सकता है। तुम हम्म, पहले जाती हो 10 साल पहले कैसे वो मिल जाएगा तुम्हें, 1 साल का नहीं मिल जाएगा, 2 साल का मिल जाएगा। तो उनके पास डिटेल होता है 10-20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के भी होते हैं। जो यूएसएसएम में उन लोगों का 100-100 साल का है। नासा इंडिया तो उसमें कोरोनाइज था ना, तो उसमें डेटा बहुत मुश्किल था, लेकिन उन लोग रखे हुए 100 साल का अपना यूएस में। तो जितना डेटा होगा वो मिल गया, पहला पहला वो हो गया। दूसरा सैटेलाइट जो करुणा बोली। तीसरा हो गया कि आप लोकल जो चेंजेस इन वेदर वो आप फोटो खींचते हो। आप फिर ह्यूमिडिटी हो गया उसको ले लेते हो, फिर विंड पैटर्न लेते हो। उसके बाद फिर जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है उसको आप चेक करते हो। फिर टेम्परेचर लेते हो, तो हर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर सब चीज ले करके एक प्रोबेबिलिटी यूज होता है। उसमें बताता है कि इस समय में प्रेशर ऐसा है टेम्परेचर ऐसा है, इसका मतलब कि ये जोन है, ये ग्राफ में मीट कर रहा है, इसका मतलब बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, एनालिसिस ज्यादा होगा, उतना अच्छा प्रेडिक्शन बढ़ जाएगा। इससे सुपर कंप्यूटर इसमें यूज होता है। अब समझ में आया कि सुपर कंप्यूटर क्यों यूज होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, नॉर्मल कंप्यूटर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैक्सिमम हम्म, डेटा प्रोडक्शन चाहिए ना, हर टाइप का डेटा और चाहिए इसमें। हम बोलते हैं कि बिग डेटा उठाते हैं, हाँ तो वो इतना ज्यादा होता है कि वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता नहीं कर प्रोसेस। सकता, हाँ। तो IIT एम हो गया पुणे, उनकी हर चीज है ना, सॉइल का टेक्सचर ट्रांसपिरेशन का हो गया, हर एक चीज है। कोरोलिसिस फोर्स हो गया, जो स्मॉल डेटा है माइक्रो लेवल चेंज हो रहा है, 1-1 किलोमीटर में चेंज हो रहा है, तो हर एक किलोमीटर में चेंज हो रहा है, तो कितना डेटा होगा? लाखों करोड़ों डेटा हो गया, उसको मैनेज करना। तो इसलिए हो गया, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन कर सकते हो पहले, लेकिन लिखा है मल्टी फेसेट अप्रोच इंपॉर्टेंट है। पहले से बता दिए कि हाँ बारिश होने वाला है, अगर आपका पास अर्बनाइजेशन ही खराब है तो क्या फायदा? तो इसलिए बोला है कि रोबोस्ट एप्लीकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, फिर स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस ऑफ द कम्युनिटी। जो भी आप कंक्रीट यूज करते हो वो सही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सही होना चाहिए, कंप्रहेंसिव एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटीज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सब होने तभी जाके कम हो सकता है, ऐसे मुश्किल। ये ले लो एक बार, इन्फेक्शन ऑफ आई, हाउ टू प्रोटेक्ट विजन। तो इम्पोर्टेंट ओके। सेल क्या है मानसी आई के लिए? हम लोग एक बार लिए भी थे, हाँ, हाँ, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कोन, ठीक है ये ले लो एक बार। सो जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे आईज में, बेसिकली हेल्दी ऑक्यूलर माइक्रोबायोम को क्रिएट करते हैं हमारी आईज के अंदर, एंड जो इन्वेजन ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस लाइक वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो उसकी वजह से भी इफ दैट गोज इनसाइड आवर आईज तो इन्फेक्शन हो सकता है। सो इंस्टीट्यूट की बात करें, एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस फॉर अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड द विजन 2020 द राइट टू साइट. So this is important. Data is 13 lakhs are born blind children if we talk about them. 76 lakhs are suffering from easily treatable methods. Apart from this, we talk about World Health Organization. They say कि globally 135 million people they have low vision. So हम यहाँ पे myopia की बात कर सकते हैं. Apart from this, LASIK एक surgery होती है which is again related to eyes. और इसके अलावा इस पे लाइक साइंस में इस बेसिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं.
माइक्रोबायोम होता क्या है? तो अ जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर सेल. So humans में genome जो है, there are 23 pairs of chromosomes located in the cell's nucleus. So biome it refers to species जहाँ पे they are present in a particular location. So उसको हम biome बोलते हैं, उस environment को, location को. So जो ऑक्यूलर माइक्रोबायोम है, ये टर्म हम आईज के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस वो प्रेजेंट होते हैं हमारी आईज में. सो एक तरीके से जो बायोम है ये बैरियर की तरह एक्ट करता है. हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो इम्यून सिस्टम है फॉर द आईज है उस तरीके से एक्ट करता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस. एंड कंजक्टिवा एक वी कैन से वायरल इन्फेक्शन है. इट इज अ थिन एंड क्लियर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द आईज. ओके, कंजक्टिवा इंपॉर्टेंट है. एंड कॉर्निया है, जो अगर हम बात करें आईज ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट्स की, तो कॉर्निया आउटरमोस्ट लेयर होता है विच हेल्प्स इन फोकसिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द आई ऑफ द पेशेंट्स. एंड और डिजीजेस, फंगल केरेटिस इज देयर. सो नेम्स भी हमें पता होना इम्पोर्टेंट है. तो पिंक आई लाइक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इचिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द आई, ब्लरी विजन हो सकता है. एंड ओके, सो एयर पोल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है. सो ये सारे और एस्पेक्ट्स हैं. 2 रीजन और कारण होता है. पहला है कि डायबिटिक कारण भी आई ब्राइटनेस होता है, ग्लूकोमा हो जाता है, वो सब भी है. हम्म. अब इसमें ऐड करते हैं कि इंडिया में एक तरह से विजन, इंडिया वोटरी ऑफ द विजन 2020 राइट टू साइट. तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या काम कर सकते हैं प्रेरणा? मतलब स्क्रीन पे जैसे जो ब्लू शील्ड होती है वो उसका यूज कर सकते हैं अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो. प्लस सनलाइट में सुबह सुबह जब सनराइज होता है सन को देख सकते हैं ताकि आईज बेटर हो. रेगुलर वॉशिंग कर सकते हैं. और एक ऐसा भी था मतलब 2020 रूल समथिंग न्यूज़पेपर में ही कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स शिफ्ट कर लेना है अपनी आई को, कॉन्स्टेंटली नहीं देखते रहना अगर कभी डिवाइसेस का यूज भी कर रहे हैं तो. यस, तो तो अगर स्क्रीन भी देख रहे हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके अराउंड अगर ग्रीन स्पेसेस है तो यू कैन हैव अ लुक एट दोस ग्रीन एरियाज. वो भी इट इज सूदिंग फॉर योर आईज. ठीक है. अब कमिंग टू लास्ट आर्टिकल जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, इरेगुलर स्लीप एंड हायर रिस्क ऑफ डेमेंशिया. तो डेमेंशिया और अल्जाइमर में क्या फर्क है? तो बताइए तो उसको कि डेमेंशिया होता है ये एक तरह का एम्ब्रेला टर्म है ऑफ ऑल द न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर. न्यूरो मतलब नर्व से, कॉग्निटिव मतलब माइंड में, कि आपको भूलने का आदत, भूल जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ पे हो, तो याददाश्त खो जाना, ये सब न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर. और ये इंजरी के कारण भी हो सकता है, वैस्कुलर डिमेंशिया के कारण भी हो सकता है, और स्ट्रोक के ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं ना, उसी कारण भी हो सकता है. एल्जाइमर होता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जिसमें आपका धीरे धीरे याददाश्त खोना धीरे धीरे होते रहता है. जैसे ओल्ड एज मैक्सिमम होता है 60-75 ईयर्स के बीच में, 80-90 भी हो सकता है कि आप भूल जाते हो धीरे धीरे, तो वो अल्जाइमर होता है. नॉर्मल है विच इज नॉर्मल फॉर एजिंग. ये शॉर्ट टर्म चीज याद रहता है, लॉन्ग टर्म चीज आप भूल जाते हो, कभी कभी शॉर्ट टर्म भी भूल जाते हो. तो ये तो इसमें लिखा हुआ है स्लीप रेगुलरिटी के कारण डिमेंशिया हो सकता है. तो एसोसिएशन बताइए बस. बस टेलीकम्युनिकेशन बिल करूँ ना, इम्पोर्टेंट फीचर्स शॉर्ट में. एक तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पुट्टा स्वामी वाला आ जाता है. और आप बता दो. इससे बात हुआ था कि टेलीकम्युनिकेशन बिल में पहले क्या होता था कि ट्राई करता था हर कोई, ऑक्शन करता था. अभी ऑक्शन नहीं करेगा, अलॉट करेगा, मतलब खुद दे देगा जा करके गवर्नमेंट द्वारा. किसके लिए? सैटेलाइट सैटेलाइट इंटरनेट के लिए. कंपनी का नाम वही स्पेस एक्स, वन वेब एक्सेट्रा. तो इसमें इशू आता है कि नेशनल सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन में ज्यादा पावर दिया गया सेंटर को, कि आप ज्यादा रेगुलेट कर सकते हो, ज्यादा आप इनक्रिप्टेड वॉइस हो गया, इनक्रिप्टेड डेटा को, उसको भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, तो ज्यादा दिया हुआ एक तरह से. तो क्वेश्चन उठता है कि पेगासस स्पाईवेयर हो गया या फिर आप ज्यादा इंटरसेप्ट करोगे, क्या वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है आर्टिकल 21 के अंदर? क्या वो राइट टू प्राइवेसी का अगेंस्ट नहीं है? तो ये क्वेश्चन उठता है, कंसर्न नहीं इसका बस, कि डेटा प्रोसेसिंग बढ़ते जा रहा है,
टेलीकम्युनिकेशन डुओपोली भी देखा जाता है, तो भारती एयरटेल, जियो, तो डुओपोली होने से तो, और एक तरह से दिखा रही है प्राइसिंग, डेटा न्यूट्रलिटी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसीज है उसके द्वारा जो इंटरसेप्ट किया जाता है वो भी तो बढ़ सकता है। तो एक कंसर्न है एक। लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी कंप्लाई विद द लॉ, इंडियन लॉ। तो व्हाट हैज इंडस्ट्री रिसीव्ड द बिल, कैसे लिए, तो राइट ऑफ द वे, आसान तरीके से आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम, ये सब तो फायदा हो जाता है। लेकिन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, ये भी थे हम लोग, ये प्रेस ग्रुप है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज विल इनेबल इनडिस्क्रिमिनेट सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस सोसाइटी या ऑनलाइन सेफ्टी वीक हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म में, तो कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर को बोला है कि स्ट्रॉन्गर इंस्क्रिप्शन दो, और प्राइवेसी रिलेटेड इनोवेशन करो, और दूसरा डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाओ ताकि ग्रीवांसेस मिल सके कंज्यूमर को। और मानसी कुछ ऐड करना है तो भी करो। नहीं, we can move forward. तो हर जगह रहता है वीजा बढ़ते यार, नेट माइग्रेशन, डेवलपिंग कंट्रीज में कंसर्न दोनों का है विद रिगार्डिंग टू द वीजा एप्लीकेशन और इलीगल माइग्रेंट। तो अनसस्टेनेबल प्रेशर ऑन लोकल कम्युनिटी काउंसिल एक्सेट्रा, इसी कारण हर कंट्री जो डेवलप कंट्री वो चाहते हैं कि एक रेगुलेशन हो, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन हो फॉर द वीजा। का अब्यूज होता है सिस्टम का, वर्क वीजा लेते हैं, टूरिस्ट वीजा लेते हैं और लगातार रहने लगते हैं, तो इसके लिए इंडिया मालदीव्स टाई, तो एक अच्छा है इंडिया मालदीव्स टाई के बीच में कॉपरेशन इज हाइड्रोग्राफी, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इट इज स्टडी ऑफ साइंस ओशियन वाटर बॉडीज बाय कंपाइलिंग द एनालिसिस ऑफ द डेटा मैप चार्ट। सब में बात होता है कोऑपरेशन इन द सिक्योरिटी डिफेंस साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। हाइड्रोग्राफिकल मेजरमेंट इंक्लूड टाइडल करंट एंड वेव इंफॉर्मेशन। तो इंडिया मासिव इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी फॉर ऑल, द ग्रोथ फॉर ऑल, सबको फायदा होना चाहिए इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए, एंटी पायरेसी। लेकिन देखा गया है कि ओवर ईयर्स मालदीव्स में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उसी कारण एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी वहां पड़ा है। तो अभी हाल फिलहाल में मालदीव्स ने बोला था कि आप अपने जो आर्मी बेसिस है उसको अब हटाइए, तो इंडिया ने बात माना, लेकिन तब भी रिलेशनशिप अभी एक तरह से अंतर स्ट्रेस है, खराब नहीं हुआ। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे लिख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड एलिमेंट हो गया, वहाँ कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से स्मॉल कंट्री है और इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, अपार्ट फ्रॉम मॉरिशस, सेशल्स एक्सेट्रा। मानसी शेख हसीना के बारे में बताओ। So right now she is the Prime Minister of Bangladesh. वहाँ पे अभी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, so is there, and उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान थे, वो थे फादर ऑफ बांग्लादेश, अवामी लीग के वो चीफ थे। उनका जब असैसिनेशन हुआ था 1980s में, और वहां पर तख्ता पलट हुआ था, एंड द मिलिट्री कू हैपेंड देयर, मिलिट्री जनरल आए थे वहां पर भी। उसके बाद फिर शेख हसीना, उनका जो रेन ऑफ द पार्टी है उन्होंने लिया, तो ये बोलते हैं जो 1980s में ही फॉट अगेंस्ट द अरशद मिलिट्री रिजीम 1980s, तो आवामी लीग की चीफ है अभी। तो इंडिया में चाहता है कि शेख हसीना सरकार में रहे, तो गंगा वाटर अग्रीमेंट साइन हुआ इसके साथ। दूसरा बात कि जो बॉर्डर अग्रीमेंट, लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्री 2015 में साइन हुआ। एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में शेख हसीना ने बहुत अच्छा काम किया विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक अटैक इन आर्टिजन बेकरी ढाका, जिसमें बहुत लोग मरे भी थे। फिर मिलिट्री डिक्टेटर का अगेंस्ट में बात की, जो रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में भी है उसके अगेंस्ट भी एक काम करती है, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ऐसे तो और सरकार आई तो थिंक किसी का वो होना चाहिए, लेकिन इन जनरल इंडिया सपोर्ट करता है।
इसमें। Berubri reunion case भी I think it is on the context of India Bangladesh. वो पहले हुआ था 1967 के आसपास में था। तो इंडिया का हमेशा बात रहा है एक तरह से साइक्लोन एक्टिविटी उड़ीसा और बांग्लादेश से कैसे सीख सकते हैं एक दूसरे से। इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया को फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द सिविलियन पर्पसेस इन बांग्लादेश। तो हर एक जगह पर इंडिया का एक सपोर्ट रहा है। स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट बाब एल मंदेब बहुत डिटेल में लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये येमेन हो गया, बाब एल मंडेब यहाँ पर है, दीबाउती ये वाली जगह है, एरिट्रिया सूडान हो गया, सोमालिया यहाँ पर है, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, येमेन, यहीं पर हूथी हेल्थ एरियाज है। ये पूरा नेशनल गवर्नमेंट हो गया। ओमान यहाँ पर होगा, दाकम पोर्ट इसी का अराउंड है, यहाँ पर यहीं पर होगा। तो ये IMEC कॉरिडोर यहाँ से आएगा ऐसे करके पास होकर के इसराइल चलेगी। यहाँ से शिपिंग होता है, यहाँ से फिर सुइज कैनाल। तो ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। यहाँ पर पायरेसी ज़्यादा होता है सोमालियन रीजन में, गल्फ ऑफ एडन, तब याद ही हो गया वो। इंडिया 60 बिलियन मैन मेड टेक्सटाइल सेक्टर रील फ्रॉम चाइनीज इम्पोर्ट गलत। ले लो मानसी वाले। So $60 billion man-made textile sector reels from the Chinese imports. Okay, so यहाँ पे rising imports की वजह से we are seeing high domestic prices of fiber that are severely impacting the local spinners. So यहाँ पे भी we are facing the problem of high input cost and inflation and unable to supply at the competitive prices. Competitive definitely impact होती है, it gets reduced because of high prices. And brunt of this impact has been on the manufacturers. So जो हम बात करते हैं expansion of the manufacturing sector, textiles के case में we have the particular scheme also. क्या exact name औषक scheme का? मित्रा। Textile parks, हाँ, PM Mitra scheme is there. And इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, we've been talking about technical textiles इस context में हैंडलूम, और हैंडलूम को रिवाइव करना भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वी कैन क्रिएट मोर जॉब्स देयर। तो स्किलिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लस टेक्सटाइल में वी आल्सो फेस कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश आल्सो। सो बांग्लादेश से भी कंपटीशन इसी कॉन्टेक्स्ट में कि वहाँ पे इट इज देयर एक्सपोर्ट्स, और जो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करे दे आर मोर कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू इंडिया। एंड MMF is the man-made fibers fabric जहाँ पे चाइना से सबसे ज्यादा कंपटीशन इंडिया को फेस करना पड़ता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स दे बिकम इम्पोर्टेंट, एंड प्रेशर ग्रुप्स में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देयर। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल्स में वी कैन क्रिएट मोर जॉब्स बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव। रोल ऑफ MSMEs इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इसमें ऐड करूँगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड ले लेना इसमें से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिटी, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन MMF मतलब मैन मेड फाइबर। पूरा आर्टिकल यह कहना है कि एक तो हम लोग का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ऑलरेडी वो लेबर इंटेंसिव है, वो काम करते आ रहे हैं लगातार, और वो उनका एक तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, प्रॉफिट कम है, और दूसरा कि कॉटन का अवेलेबिलिटी के कारण एक तरह से लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। उसके बाद बाहर से इंपोर्ट होता है मैन मेड फाइबर फ्रॉम द चाइना। अब मैन मेड फाइबर जब इम्प्रूव होता है इंडिया में, तब क्या होता है कि कंपटीशन हाई हो जाता है। कंपटीशन हाई में अपने जो सेक्टर है उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, इंट्रोडक्शन किया क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन MMF, ताकि इंपोर्ट कम करे चाइना से। तो ये एग्जाम्पल मानसी उसका एग्जाम्पल होता है, ECA वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो क्वेश्चन था ना मेंस में कि इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन द मार्केट, ऐसे टॉप हो गया, अनियन हो गया, या फिर एथेनॉल का बात कर हमें भी लेते हैं बात वैसे क्वालिटी चाइना कंट्रोल ऑर्डर। तो क्वालिटी चाइना कंट्रोल